गुड मॉर्निंग। कल हमने आप लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग क्या क्या करना होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसके विषय में डिस्कस किया था। पहले तो डिटरमाइन करेंगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, वो कैसे निकाला जाता समझा चुके हैं। वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको मैंने आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन और मैं समझा रहा हूँ आज, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसके लिए क्या एंट्री बनाई जाती है उसको डिस्कस करेंगे। सामने आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1. They decided to share in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2018. However, their decision to change the profit sharing ratio was taken after crediting share of profit for the year ended 31 March 2019 respectively. Capital account which was 1 lakh. कह रहा है सीमा और सीमा दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो उनका 4:1 है। उन्होंने डिसाइड किया कि 3:2 हम 1 अप्रैल 2000 से प्रॉफिट लेंगे। ये डिसीजन उन्होंने कब लिया? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी जो पहले था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कैपिटल में वो कर चुके थे, क्रेडिट कर चुके थे, जो कि कैपिटल कितनी बता रहा है? 1 लाख। ये प्रॉफिट को क्रेडिट करने के बाद की कैपिटल बता रहा है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म 1st अप्रैल वाज वैल्यूड 7,75,000। गुडविल जो फर्म की 1 अप्रैल 2018 को वैल्यूड हुई 2,75,000। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 वेयर रीमा का 5 लाख और सीमा का 6 लाख। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल कितनी वैल्यूड हुई? 15,000। तो आपके इसको करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो इस तरीके निकालेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर मतलब ओल्ड शेयर क्या था रीमा और सीमा का? 4/5 1/5। फिर माइनस न्यू शेयर लिख लेंगे। न्यू शेयर क्या हो गया? 3:2 मतलब 3/5 2/5। अब निकालेंगे थर्ड स्टेप में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो जिसका माइनस आएगा वो गेनर हो जाएगा और जिसका माइनस नहीं आएगा वो सेक्रीफाई करेगा। तो देखो 1/5 रीमा सेक्रीफाइस कर रही है और सीमा गेन कर रही है। ठीक, अब गुडविल ऑफ वैल्यू कितनी है? 75,000 लिखा। चूँकि 75,000 का 1/5 कितना हुआ? 15,000। तो एडजस्टमेंट एंट्री शेयर ऑफ गुडविल की बन जाएगी 75,000 से गेनर पार्टनर डेबिट। गेनर कौन है? सीमा। सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीमा कैपिटल अकाउंट। अब चूँकि प्रॉफिट जो ईयर का था वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था और ये डिसीजन लिया गया अप्रैल 18 से, इसलिए प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो गेनर पार्टनर होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसे डेबिट किया जाएगा। जब प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं तो जिन्होंने जैसे मान लिया आपने प्रॉफिट को जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, तो उसमें एंट्री बनाई जाती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो कैसे निकालोगे? देखिए इस तरीके से, प्रॉफिट ऑलरेडी कितना था? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया था 4:1 में। तो 1 लाख को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो रीमा को 80,000 मिला और उनको 20,000 मिला। ठीक है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते रेशियो में हम कर देंगे। 1 अप्रैल 2018 से लिया डिसीजन तो 3:2 पे करेंगे। तो 3:2 पे करोगे अगर 1 लाख को तो 60,000 और 40,000। इसके मतलब रीमा को 20,000 ज़्यादा मिला और सीमा को 20,000 कम मिला। तो जिसको ज़्यादा मिला है उसको डेबिट कर दिया और जिसको कम मिला है उसे क्रेडिट कर दिया। तो कहने का मतलब इसको आप इस तरीके कर सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन गई। अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसने कैपिटल का बैलेंस कब दिया है? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को उनकी कैपिटल की बैलेंस 5 लाख और 6 लाख थी। तो इसको लिखोगे बाई बैलेंस BD। अब आपने 2 एंट्री बनाई है। सीमा डेबिट किया है 15,000 और रीमा को डेबिट किया है 20,000।
तो इधर बाई करके लिखोगे बाई सीमा और वैल्यू डालोगे रीमा में, और फिर बाई रीमा वैल्यू डालोगे सीमा में। इसी तरीके से इधर पोस्ट करेंगे, रीमा को क्रेडिट किया है और सीमा को डेबिट किया है, तो लिखोगे टू रीमा और सीमा में डालोगे, और फिर लिखोगे टू सीमा कैपिटल, यह रीमा में पड़ेगा, और फिर बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। आज डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखे जाते हैं, तो पिछले कई सालों का प्रॉफिट इकट्ठा होकर बैलेंस शीट में शो होता है, उसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एंड लॉसेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म, दे आर ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है और अगर फिक्स है कैपिटल तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री, रिजर्व कैलकुलेटेड प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब उसके होने से पहले जो था उसको पार्टनर में बांटा जाएगा। तो जब उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? तो इकट्ठे कंबाइंड एंट्री यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में शो होगा तो वो भी डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। परंतु वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कौन सा होता है? जो अमाउंट एक्सेस ऑफ द रिजर्व ओवर लायबिलिटी, मतलब अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है और लायबिलिटी कुछ नहीं तो पूरा 10,000 डेबिट करोगे। अगर 10,000 है और उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी है 5,000 की या 3,000 की, तो जो डिफरेंस वैल्यू जो रिजर्व एक्सेस होगा वो रिजर्व डेबिट होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कौन सा अमाउंट डेबिट होता है? एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया होगा, बैलेंस शीट में की वैल्यू दी होगी और मार्केट वैल्यू दी होगी। जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से जितना रिजर्व एक्सेस होगा वो रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। किस रेशियो में बांट देंगे पूरी वैल्यू को? और रेशियो में। ये तो हो गया आपका रिजर्व कैलकुलेटेड प्रॉफिट के विषय में। और जो लॉसेज होंगे उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और लॉसेस को क्रेडिट करेंगे। लॉसेस क्या होते हैं? जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये दीज आर द लॉसेस। तो एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। कैपिटल और करंट ये आप क्वेश्चन को देख के करेंगे। अगर फिक्स मेथड से होगा तो करंट अकाउंट से, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट से। जब कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग माना जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और ये भी ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं, कैसे समझाएंगे ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व set aside out of firm's profit, ठीक, to meet the liability on the account of compensation to the employees. एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट में कोई कंपनसेशन है उसको मीट आउट करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट से क्रिएट होता है। इफ इट्स राइज, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी एम्प्लॉय का, वर्क स्पॉट पे कोई दुर्घटना हो गई तो क्लेम देना पड़ता है कंपनी को। इट मीन्स ए क्लेम में आर मे नॉट अराइज, दोनों बातें हो सकती है। कोई जरूरी नहीं घटना हो, क्लेम ना बने, तब क्या कहता है? तो इट आल्सो मीन्स दैट क्लेम में भी इक्वल, अगर क्लेम बनता भी है तो रिजर्व के बराबर हो सकता है, या ज़्यादा हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, रिजर्व अमाउंट से हो सकता है। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज़ ट्रीटेड एज फॉलोज। कैसे इनका ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। डिफरेंट
सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या की जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पहला सुनिए, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांध देंगे। कब? जब कोई क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन की नहीं होगी और हमारे पास रिजर्व है। करेक्ट। अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, मतलब कंपनी के पास क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पे, कितना क्लेम है कंपनी के ऊपर। ये 3 पॉसिबल सिचुएशन बन सकती है कि भाई एस्टिमेटेड क्लेम इक्वल हो, एस्टिमेटेड क्लेम कम हो, एस्टिमेटेड क्लेम ज़्यादा हो। 3 सिचुएशन बन सकती है। तो हम अलग अलग सिचुएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। जब एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब दोनों बराबर होगा तो अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व is transferred to provision for workman compensation claim। ठीक है। Since the amount of workman compensation reserve and provision for workman compensation are same, no amount is transferred to partners capital or current account। तो एंट्री क्या बनाया जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर हो गया? क्लेम है परंतु वो बराबर के है, जितना रिजर्व उतना ही क्लेम है। तो ये एंट्री बनेगी। एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब रिजर्व अमाउंट से क्लेम कम है। तो अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड क्लेम इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट and balance is credited to partners capital or current account in their old profit sharing ratio। ठीक है। कहने का मतलब जितना क्लेम से एक्सेस होगा रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, वो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तब एंट्री बनाई जाती है। किस तरीके से बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो जो बचा हुआ रिजर्व होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट में ओल्ड रेशियो में बांध दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्लियर हो गई? ये कम होगा तब इस तरीके करते हैं। अब थर्ड सिचुएशन, जब एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना रिजर्व है उससे क्लेम आपके पास ज़्यादा है। तो द अमाउंट ऑफ रिजर्व टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड क्लेम over the above amount of reserve credited to provision for workman compensation claim account, the amount is excess reserve is debit to revaluation account because of the loss must be borne by all the partners in their old profit sharing ratio। तो जनरल तो इसलिए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्लेम में तो पूरा डालोगे और जो डिफरेंस वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। करेक्ट। अब रिवैल्यूएशन डेबिट किया है, इसके ऊपर लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर की कैपिटल में बांटा जाएगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन आपने डेबिट किया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर क्लेम कहाँ लिखना है और कहाँ हमको केवल क्लेम लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और कहाँ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना है। लिखा व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड आर एक्सेप्टेड इट बिकम ए लायबिलिटी इन केस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
account is credited instead of provision for workman compensation claim. अगर क्लेम का अमाउंट एक्सेप्टेड है, डिटरमाइंड है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करेंगे. अगर एस्टिमेटेड है तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा. ये ध्यान रखिएगा. अब एक क्वेश्चन आपके सामने है. ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. Decide the share the firm's profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2019 and extract the balance sheet on 31st March 2019. बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा पॉइंट उन्होंने दे दिया कि लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000. ठीक है. अब कह रहा सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. जो ऊपर आपको हमने केसेस समझाए थे उन्हीं केसेस में क्वेश्चन है. कह रहा इफ नो इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लेम इज गिवन. फर्स्ट केस में इफ देयर इज नो क्लेम. दोनों सिचुएशन सेम हो गई कि नहीं हो गई? तो इन दोनों सिचुएशन में एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल. करेक्ट. और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. देखिए हो गया. इन दोनों केस, जो एक फर्स्ट केस में हुआ यही सेकेंड केस में, क्योंकि देयर इज नो क्लेम और उसमें ऊपर वाला देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन. मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसके बाद कोई क्लेम नहीं है. यह लिखा हो देयर इज नो क्लेम, तब भी बात वही हो गई. तो दोनों केस में एक ही एंट्री बनेगी. ठीक है. अब थर्ड केस कर रहा इफ क्लेम ऑफ अमाउंट ऑफ वर्कमैन एस्टिमेटेड एट 45,000. क्लेम कितना है? 45,000 और आपका रिजर्व कितना है? 90,000. तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन एस्टिमेटेड लिखा है ना, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000 और जो रिमेनिंग 45,000 है वो उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. और तब एंट्री बनेगी, ये बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल. मतलब 90,000 में 45,000 तो क्लेम हो गया, बचा 45,000, उसको आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. तो ये सिचुएशन, ये एंट्री बन गई. अब फोर्थ केस कह रहा है इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000. इसका मतलब 9,000 ज़्यादा हो गया. तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000 से रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक है. तो इस तरीके की एंट्री बनाई जाएगी. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. अब चूँकि रिवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया है 9,000 से, तो ये लॉस होगा, तो ये पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा. तो सेकेंड एंट्री बनाओगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. 9,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया जो ऊपर डेबिट किया था और इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. तो ये एक्सेस है, तब ये एंट्री हो गई. अब फोर्थ सिचुएशन हो गया. फिफ्थ कह रहा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 90,000 बराबर है. तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक है. ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. करेक्ट. अब छठी सिचुएशन कर रहा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट 36,000. देखिए यहाँ डिटरमाइंड लिखा है, यहाँ प्रोविजन नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट किया जाएगा. ठीक है. तो एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 36,000. अब 90,000 में 36,000 घटा दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे. तो एंट्री बनाई जाएगी, ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट किया 36,000, जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया, कितना बच गया 54,000, तो 54,000 को आप क्या करेंगे ओल्ड रेशियो में पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे, तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो इस तरीके से जो जिस तरीके का आपका क्वेश्चन में सिचुएशन होगा उस हिसाब से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। Investment are recorded in the books of firm at cost. However, its market value may be changed. It may be higher or lower in the book value. समझ रहे ना? The investment fluctuation reserve is a reserve to set out profit to meet all in the market value of investment. Fall in the market value of investment. क्यों बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट से कुछ प्रॉफिट सेट ऑफ करके रिजर्व में डाला जाता है, वो इसलिए कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम होगी तो उससे सेट ऑफ करेंगे। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एज फॉलोज। क्या है? व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम, तब हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, जितनी कम है उतने से हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और बाकी पार्टनर को बांटेंगे। तो एंट्री बनाया जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कौन सी वैल्यू डालेंगे? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जो डिफरेंस होगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट रिजर्व का होगा वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। दूसरी सिचुएशन हो गई कि मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है। अब कह रहा है इफ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रिजर्व, जितना आपके पास रिजर्व है उतनी ही वैल्यू कम हो गई, तब क्या करते हैं कि पूरा वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते हैं। तो बनेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब एक सिचुएशन हो सकती है कि फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब मार्केट वैल्यू इतनी कम हो जाए कि जितना रिजर्व उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे में क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलॉन्ग विद द बैलेंस अमाउंट फॉल इन द वैल्यू इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दोनों वैल्यू जो होगी, द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तब एंट्री कैसे बनाई जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक, टू इन्वेस्टमेंट। अब चूँकि रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हो तो ये भी पार्टनर लॉस होता है तो पार्टनर को बांटा जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब थर्ड सिचुएशन होगी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की आपकी ज़्यादा ही शो हो, तब हम क्या करेंगे? तो जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, समझ गए। और जो इंक्रीज वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, जितनी मार्केट वैल्यू से हमारी बढ़ी हुई है उस वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। पहले उसको बांट देंगे, फिर जितनी वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से, वैल्यू मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा उतने से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया तो प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये उस पार्टनर में बांटेंगे। ये कब सिचुएशन करेंगे? जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा होगी। इस पर एक क्वेश्चन है वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट
in the ratio of 4:3:2. Decide to share future profit and loss in the ratio 2:3:4 with effect from 1 अप्रैल 2000। चेंज हो गई प्रॉफिट रेशियो। तो एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 दिया है और इधर इन्वेस्टमेंट एट कास्ट दिया हुआ है 20,000। आया नहीं इसमें 20,000, 20,000 नहीं 2 लाख है, 2 लाख सॉरी 2 लाख 2 लाख समझिएगा आप लोग, करता है इसके हिसाब लेने में आया नहीं, 2 लाख है ये, ठीक है। 18,000 और 2 लाख। कह रहा सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस क्या है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम बांट देंगे पार्टनर में 4:3:2 के रेशियो में। तो एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। सेकेंड केस में कह रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख बराबर है तब भी यही एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। ओके। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इट 1,91,000 कम हो गई, तो कितनी कम हो गई 9,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 से टू इन्वेस्टमेंट 9,000 और जो बच गया 9,000 वो 4:3:2 रेशो बांट देंगे। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। 3 सिचुएशन की हमने आपको बताया। देखिए इस तरीके से एंट्री बनाई जाएगी। फर्स्ट सिचुएशन में 18,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल बांट के लिखा 8,000 6,000 4,000। सेम एंट्री इन केस नंबर 2, सेम एंट्री बताइए आपको। केस नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट 9,000 और टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 9,000 को हमने 4:3:2 में बांट दिया। तो ये रेशियो है। ओके। अब फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000 ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, 2 लाख से 2,18,000 हो गया। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड रेशियो बांट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 18,000 को बांट दिया। फिर इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा आपका हुआ मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से, तो कितना 18,000 ज़्यादा हुआ, इस वैल्यू से एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। इस 18,000 को फिर बांटेंगे, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये इसको बांटेंगे हम। तो इस तरीके से किया जाएगा। केस नंबर 4 देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 को पहले बांट दीजिए। फिर जो 18,000 ज़्यादा है वैल्यू, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू ज़्यादा है, उससे एंट्री बनाएगी उस वैल्यू के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 18,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये फोर्थ केस हो गया। केस नंबर 5 कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,73,000, मतलब कितना कम हो गया, 2 लाख में 173 घटा दो तो 27 आ गया, 27,000 कम हुआ। और रिजर्व कितना आपका 18,000। तो इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट करेंगे 27,000 से और डिफरेंस वैल्यू रिवैल्यूएशन में को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे फिफ्थ की कंडीशन की क्या एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट 18,000 हो गया, जो डिफरेंस वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया टू इन्वेस्टमेंट 27,000 से कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट को 27,000 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब चूंकि रिवैल्यूएशन डेबिट किया 9,000 तो ये लॉस है, तो इसको पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो एंट्री बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 9,000 को बांट देंगे तो आएगा 4,000, 3,000, 2,000। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अलग अलग केसेस सिचुएशन में एंट्री बनाई जाती हैं। तो आज हमने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, प्रॉफिट एंड कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें लेसन में प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो।